तो आते रहेंगे। हम लोगों का टाइम हो रहा है, हम लोग अपने टाइम से करें काम। तो हम लोग 2018 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी वाले 2 क्वेश्चन अब तक किए हमने, बाकी करेंगे आज। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, एक लास्ट केस स्टडी बची है। सो पहले उस केस स्टडी को कंप्लीट कर लें और तब फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन पे आएंगे। और 2018 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस शुरू कर देंगे टॉपिक डिस्कशन, और बीच बीच में फिर ये पेपर डिस्कशन चलता रहेगा। तो आपके स्क्रीन पे 2018 की लास्ट केस स्टडी है। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि केस स्टडी में कोई हाइपोथेटिकल घटनाएं जनरली नहीं देता है यूपीएससी। जो घटनाएं घटी हैं देश में, दुनिया में, उन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर यूपीएससी केस स्टडी तैयार करता है। हूबहू वो घटना हो या थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया जाए, और तब फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाता है, एक निर्धारित भूमिका तय की जाती है हमारी। तो ये केस स्टडी एडवर्ड स्नोडन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विकीलीक्स और फिर जो खुलासे हुए थे अमेरिका के कि वो दुनिया के बहुत सारे नेताओं के फ़ोन टेप करवा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे पीछे काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा था, वहीं से जुड़ी एक केस स्टडी है। तो देखिए केस स्टडी पढ़ रहा हूँ मैं। एडवर्ड स्नोडन एक कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा CIA के पूर्व व्यवस्था प्रशासक ने सरकार के निगरानी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बारे में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का खुलासा प्रेस को कर दिया। अनेक विधि विशेषज्ञों और अमेरिकी सरकार के अनुसार उसके इस कार्य से गुप्तचर्या अधिनियम 1917 का उल्लंघन हुआ है, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्त बातों का सार्वजनिकरण राजद्रोह माना जाता है। इसके बावजूद कि स्नोडेन ने कानून तोड़ा था, उसने तर्क दिया कि ऐसा करना उसका एक नैतिक दायित्व था। उसने अपने जानकारी सार्वजनिक करने को विसिल ब्लोइंग यह कहकर उचित ठहराया कि जनता को यह सूचना देना कि उसके नाम पर क्या किया जाता है और उसके विरुद्ध क्या किया जाता है, बताना उसका कर्तव्य है। स्नोडेन के अनुसार सरकार द्वारा निष्ठा के उल्लंघन को वैधानिकता की परवाह किए बिना उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि इसमें सामाजिक क्रिया तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अनेक व्यक्ति स्नोडन से सहमत थे। केवल कुछ ने यह तर्क दिए कि स्नोडन ने कानून तोड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं कि स्नोडन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित था? क्यों या क्यों नहीं? इस विषय में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तौलते हुए अपना तर्क दीजिए। 250 शब्द का प्रश्न है, 20 अंक। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है प्रश्न। तो ये पूरी स्थिति आपके सामने वर्णित की गई है। सूचना का अधिकार बनाम गोपनीयता, पीछे भी हम चर्चा कर रहे थे एक इशू की। यहाँ सूचना का अधिकार नहीं, लेकिन पारदर्शिता और गोपनीयता
से जुड़ा हुआ ये एक विवाद है कि कुछ गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को लीक किया है, खुलासा किया है उनका एडवर्ड स्नोडन कंप्यूटर विशेषज्ञ ने। तो एक तरफ है कि उन्होंने वो गुप्तचर्या अधिनियम है 1917 का, उसे तोड़ा है, तो फिर ये राजद्रोह है, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ स्नोडन कह रहे हैं कि ये ऐसा करना उनका नैतिक दायित्व है, जनता को जानना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है अब ये। तो स्नोडन का कहना है कि उन्होंने गलत नहीं किया है कुछ भी। तो ये पूरी स्थिति है। कुछ लोग स्नोडन से सहमत हैं, कुछ लोग स्नोडन से असहमत हैं। जो सहमत हैं, तर्क उनका भी वही है कि सार्वजनिक नैतिकता, जनता का हित, पारदर्शिता, ये मुद्दे जरूरी हैं। और कुछ लोग जो सहमत नहीं हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खतरा है, इस तरह की चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। ऐसा स्नोडन ने जो किया वो गलत किया। तो ये पूरी स्थिति है। अब हमसे पूछा गया है उचित अनुचित तर्क के साथ हमें अपनी बात रखनी है। तो पीछे मैंने चर्चा की थी कि जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सहमत हैं, तो उसमें असहमति के बिंदु भी बताने होते हैं। यहाँ पूछा गया है क्या आप सहमत हैं कि ये उचित था, और फिर दोनों चीज़ें कि क्यों या क्यों नहीं। तो हमें दोनों पक्ष दिखाने होंगे, कैसे उचित है ये और कैसे उचित नहीं है ये, और फिर हमें कंक्लूड करना होगा या निष्कर्ष लिखना होगा। तो टॉपिक आप समझ रहे हैं कि सरकार में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, ये सब टॉपिक होंगे सिलेबस में। सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, ये सब टॉपिक सिलेबस में, वहाँ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये व्यावहारिक घटना है। सर, ऑफिशियल सेक्रेटरी बनाम नैतिकता भी लिख सकते हैं ना इसमें? हाँ बिल्कुल, वही बात की गोपनीयता बनाम नैतिकता अभी आ रहे हैं उस पर कि देखिए पूछा गया है परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तौलना है और फिर अपना तर्क देना है। तो वही गोपनीयता बनाम नैतिकता, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, तो यही सबसे बड़ा जो स्पर्धी मूल्य है। यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, हम बात कर रहे थे गोपनीयता, और सूचना का अधिकार भी लागू है अगर हम अपने देश की बात करें, और बाकी देशों में भी। अब अमेरिका का तो देखिए, तो शासकीय गुप्तचर्या अधिनियम 1917 लागू है, और साथ में अब ये भाई पारदर्शिता आरटीआई भी लागू है, अमेरिका में भी है आरटीआई। तो पारदर्शिता की भी बातें हो रही हैं। तो पूरी स्थिति आपके सामने है। हमारी राय पूछी गई है इस मुद्दे पे कि स्नोडेन उचित हैं तो क्यों उचित हैं, स्नोडेन उचित नहीं हैं तो क्यों उचित नहीं है। सबसे पहले तो एक शब्द इसमें आया है विशिल ब्लोइंग, तो हम थोड़ा सा वो दिखा दें। विशिल ब्लोइंग शब्द देखेंगे आप कि ये क्या होता है। पारदर्शिता और गोपनीयता की थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो विशिल ब्लोइंग, विशिल मतलब सीटी, ब्लोइंग मतलब बजाना। ब्लोअर जो सीटी बजाते हैं तो विशिल ब्लोअर कहा जाता है उन्हें। तो सीटी बजाने वाले, अगर शाब्दिक अर्थ देखें विशिल ब्लोअर या विशिल ब्लोइंग का, तो अब सीटी बजाना, तो यहाँ सीटी बजाने का मतलब है जो सरकारी गोपनीयता है, भ्रष्टाचार है या गलत कार्य हो रहे हैं, उनके विरुद्ध सीटी बजाना। मतलब लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि वो सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और कुछ अगर गलत कर रही है तो उसे जनता के सामने रखना।
हमारे देश में देखिए बहुत सारे ऐसे विसिल ब्लोअर हैं। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग बात कर रहे थे कि जो ऐसे विसिल ब्लोअर हैं जो जनता के सामने ला रहे हैं सरकार के गलत कामों को, सीटी बजा रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दिया जाए। बहुत सारे विसिल ब्लोअर्स की हत्या हुई है हमारे देश में पिछले सालों में। तो स्नोडेन का तर्क वही है कि उन्होंने तो विसिल ब्लोअर का काम किया है, जानकारी सार्वजनिक करना जो छुपाई जा रही है लोगों से। तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो कि अगर लिखा है यहाँ कि CIA के पूर्व व्यवस्था प्रशासक और कंप्यूटर विशेषज्ञ, उन्होंने सरकारी दस्तावेजों का खुलासा प्रेस को कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि संस्थान ने उनकी बात नहीं सुनी। जनरली ऐसा ही होता है कि व्यक्ति जिस संस्थान से जुड़ा है, जब वो संस्थान उस व्यक्ति की बात नहीं सुनता है, उसकी शिकायत, उसकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो फिर व्यक्ति इस विसिल ब्लोअर की भूमिका में आ जाता है और फिर उस तरह की सूचना को ना चाहते हुए भी जनता के बीच में रखता है कि अब हमारा विभाग हमारी नहीं सुन रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में अब हम जनता की अदालत में चलते हैं, अब जनता के सामने रखते हैं इस बात को। एक तरफ दिल्ली में इतना प्रचार कर रहे केजरीवाल, इतने बेड खाली, 2500 बेड खाली, 1800 बेड खाली। दूसरी तरफ SHO को भी 24 घंटे घूमना पड़ रहा है दिल्ली में, कोई एडमिट नहीं कर रहा है अस्पतालों से। आज ही अखबार में दिया हुआ है कि वो जो कोरोना ऐप लॉन्च किया है कि एक एक अस्पताल की जानकारी है कि किसमें कितने बेड खाली हैं। दैनिक भास्कर ने 7 अस्पतालों में फ़ोन लगाया, 4 ने कहा नहीं कोई बेड खाली नहीं है, 3 ने भर्ती करने से मना कर दिया 7 अस्पताल। और ऐप में सब, तो मतलब वास्तविकता क्या है और क्या बताया जा रहा है दुनिया को। मजबूरन लोगों को फिर विसिल ब्लोइंग की स्थिति में आना पड़ता है, उन्हें विसिल ब्लोअर बनना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये संस्थान की ही कमजोरी है कि वो अपने कर्मचारियों की शिकायतें, समस्याएं हैं तो उनको सुन के प्रॉपर उनका समाधान नहीं कर रहा है। ऐसा हो जाता तो ये विसिल ब्लोअर वाली नौबत ही नहीं आती। तो ये तो विसिल ब्लोइंग का मतलब है जानकारी सार्वजनिक करना, इतना सा इस प्रश्न में लिखा है। और वास्तव में हम बता रहे कि शाब्दिक अर्थ होता है सीटी बजाना, सरकारी कामों के बारे में गोपनीय सूचनाएं जनता को बताना और जागरूक करना। पारदर्शिता का मतलब आप जान रहे हैं, गोपनीयता की भी हमने कई बार बातें की हैं। इन्हीं 3 शब्दों से जुड़ा हुआ है पूरा ये केस स्टडी कि गोपनीयता अधिनियम, जनता को जानने का अधिकार, पारदर्शिता और उसमें ये विसिल ब्लोइंग वाली भूमिका। तो थोड़ा थोड़ा सा पहले हम इसको डिस्कस कर दें। अब फिर प्रश्न में हमसे पूछा गया है स्पर्धी मूल्य कौन से हैं, परस्पर स्पर्धी मूल्य कौन से हैं। तो जो सबसे बड़ा परस्पर जो स्पर्धी मूल्य है वो ऑलरेडी हमने बात की, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता या गोपनीयता बनाम नैतिकता। सबसे बड़ा जो स्पर्धी मूल्य वो यही है। अब उसी को हम और डिस्कस करें अलग अलग शब्दों में, तो जो एक सरकारी गुप्तचरी कानून है, गुप्तचर्या कानून बनाम जनता को जानकारी देने का अधिकार। संस्थान की गोपनीयता, संस्थान की जनता के बीच में विश्वसनीयता, जिस संस्थान से जुड़ी जानकारियां लीक की गई हैं, व्यक्ति जिस संस्थान से जुड़ा है, बनाम जनता की भलाई। और यहाँ और एक बात आप देखेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, तो एक ये भी प्रतिस्पर्धी मूल्य है कि सामाजिक हित बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा।
भाई जनता से सूचनाएं छुपा रहे आप तो सामाजिक हित को नज़रअंदाज कर रहे, और सूचनाएं जनता को दे रहे तो आरोप लग रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते के। तो एक ये भी बड़ा प्रतिस्पर्धी मूल्य है यहाँ, सामाजिक हित बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। तो सबसे पहले तो ये हम स्पर्धी मूल्य बता दें, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, गोपनीयता बनाम नैतिकता, सरकारी कानून बनाम जनता को जानकारी, सामाजिक हित बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये सब बातें जो यहाँ दिख रही हैं, संस्थान की जनता के प्रति विश्वसनीयता, वचनबद्धता बनाम जो अपनी जानकारियां हैं उनको छुपा लेना, अपने संस्थान की भलाई। घूम फिर के बात वही है, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता। तो ये तो हम स्पर्धी मूल्य दिखा देंगे पहले। अब फिर हम आएंगे कि स्नोडेन ने जो कार्य किया है ये सही है, गलत है, हमें दोनों पक्ष दिखाने हैं। उचित कैसे है हम दिखा दें, अनुचित कैसे है हम दिखा दें। उचित कैसे है, सो अगेन बातें वही हैं घूम फिर के जो पीछे भी अब तक हमने कई सारे प्रश्नों में चर्चाएं की कि आज जन सशक्तिकरण, सिटीजन्स एम्पावरमेंट का जमाना है। उसका सबसे अच्छा तरीका प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी है। जनता को पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। सरकार अगर कुछ छुपा रही है तो जनता को बताया जाना चाहिए। विसिल ब्लोअर वो भूमिका निभा रहे हैं। जब पारदर्शिता होगी प्रशासन में, जनता की भागीदारी होगी, तो हमने बात की तभी हम सत्यनिष्ठा, नैतिकता, ईमानदारी जैसे मूल्यों को प्राप्त कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। बंद कमरे में गलत काम होते हैं हमने बात की है, लेकिन जब चीज़ें पारदर्शी हो जाती हैं, शीशे की दीवार होती है, तो गलत काम रुकते हैं। जनता को जानने का अधिकार है आज के समय में सही और गलत। सार्वजनिक हितों को, लोक कल्याण को तभी हम बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं जब जनता को पता हो। सरकार की जवाबदेही तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जनता के प्रति। तो ये आप 4-5 पॉइंट दिखा दीजिए कि कैसे ही जो स्नोडेन का कार्य है ये उचित है। पारदर्शिता, जन भागीदारी के नज़रिए से, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के नज़रिए से, नैतिकता के नज़रिए से, प्रशासन की जवाबदेही के नज़रिए से, जनता के हित और कल्याण को सुनिश्चित करने के नज़रिए से। लेकिन फिर दूसरी तरफ उचित कैसे नहीं है या अनुचित कैसे है ये भी दिखा दीजिए। तो अनुचित कैसे है, तो एक तो जो सरकारी गुप्तचरी कानून है, अधिनियम है, गुप्तचर्या अधिनियम लिखा है प्रश्न में, उसका उल्लंघन हुआ है। तो किसी कानून को तोड़ा जा रहा है तो हम किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहरा सकते। दूसरा, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है आज तक लोक सेवकों से या जिस भी संस्थान में काम कर रहे हैं तो गोपनीयता। हर संस्थान चाहता है कि उसकी जो गोपनीय सूचनाएं, जानकारियां हैं वो वहीं तक रहें, बाहर लीक ना हो। चाहे प्राइवेट संस्थान हो, तो कोई प्राइवेट संस्थान भी आज़ादी थोड़ी देता है अपने कर्मचारियों को कि आप उस संस्थान से जुड़ी जानकारियां दुनिया में लीक कर दीजिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है ये, देश के कानून का उल्लंघन है ये। और प्लस हम बात कर रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं कि इससे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको खतरा हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चौथी बात कि सरकार की विश्वसनीयता भी संदिग्ध हो जानी है। ऐसी स्थिति में लोगों का भरोसा उठना है सरकार के ऊपर से, तो ये भी एक समस्या है। तो अब आप ये भी दिखाएंगे कि अनुचित कैसे है, और तब उसके बाद फिर इसे आप कंक्लूड कर दें
कि जो आधुनिक राष्ट्र है, आधुनिक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें हमें तालमेल बिठाने की ज़रूरत है पारदर्शिता, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में। वास्तव में ये सच्चाई है कि पूरी तरह से हम सरकारी गोपनीयता को भी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है कि आज पारदर्शिता भी एक अनिवार्य ज़रूरत है। तो कैसे इन दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल बिठाया जाए, ये सरकार की, सरकारी संस्थानों की भी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना, और साथ में व्यक्तियों को भी ये सुनिश्चित करना है कि दोनों के बीच में कैसे बेहतर तालमेल बैठे। राष्ट्रीय सुरक्षा से भी हम समझौता नहीं कर सकते, लेकिन जनता के हित, पारदर्शिता, नैतिकता को भी आज छोड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल बिठाना जरूरत है। तो इस तरीके से आप इस केस स्टडी का आंसर लिख सकते हैं। तो पहले मैंने बताया कि थोड़ा सा डिस्कस कर दें, विसिल ब्लोइंग क्या है, गोपनीयता, पारदर्शिता क्या, फिर आप उसके बाद जो स्पर्धी मूल्य पूछे गए हैं उनको दिखा दें थोड़ा सा, फिर स्नोडेन के कार्य का पक्ष और विपक्ष लिख दें कि कैसे उचित है ये, कैसे अनुचित है ये, और लास्ट में कंक्लूड कर दें। क्लियर है? जितेंद्र, इतनी गर्मी, जितेंद्र आप लोग क्या क्या लाइट नहीं आ रही है या पंखे अंखे नहीं है कि आपको पंखा झलना पड़ रहा है? अब तो सुनते हैं यूपी बिहार में दिक्कत नहीं है लाइट की। नहीं सर, दिक्कत नहीं है सर, फैन नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो अब तो सुनते हैं कि 24 घंटे लाइट आती है यूपी बिहार में भी हैं? आज सर बहुत गर्मी है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, हमने कहा आप तो हम यहाँ सुनते, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, तो लिखना पड़ेगी क्योंकि प्रश्न है, देखिए क्लियर लिखा है प्रश्न में, प्रतिस्पर्धी मूल्य भी बताने हैं, परस्पर प्रतिस्पर्धी मूल्यों को तौलते हुए अपना तर्क दीजिए, और उचित था क्यों या क्यों नहीं, तो सारी बातें लिखी हैं प्रश्न में, तो आपको सबके जवाब देने पड़ेंगे एक एक करके। नहीं, कहाँ दोहरा हो रहा है? स्पर्धी मूल्य हमने बताया, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, बस, और फिर उसके बाद अब हम पक्ष में तर्क दे रहे, विपक्ष में तर्क दे रहे, तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न वही है, उसकी प्रश्न की डिमांड वही है। भाई गोपनीयता बनाम पारदर्शिता तो एक तरह से उसको डिस्कस किया है हमने, आगे तो दोहराव कहाँ है? ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया, ऊपर केवल स्पर्धी मूल्य लिख दिए संक्षेप में, पॉइंट पॉइंट में। तो एक स्पर्धी मूल्य हो गया गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, दूसरा स्पर्धी मूल्य हो गया सामाजिक हित बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे जो जो हमने स्पर्धी मूल्य बताया बस वो लिख दिए उतने, और फिर अब हमने उनको उन्हीं को डिस्कस किया है, उनको तो वो बात दो बार नहीं लिखी हमने, उनको डिस्कस किया अब हमने यहाँ। जी ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। तो थ्योरी वाला काम हमने कर लिया, सॉरी केस स्टडी वाला काम हमने कर लिया, अब थ्योरी वाले पे आ जाएं। जी, थ्योरी वाला और कर लें तो 2018 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक बड़ा काम हो जाएगा। 19 कर चुके हैं, 18 भी हो जाएगा। दो, ये देखिए 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया था, 1 का A डिस्कस कर लिया था, आप लोगों को याद होगा। सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्वत्रिक प्रकृति के 3 आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए, उनके महत्व को उजागर कीजिए, हमने बात की थी। 1 का B भी हमने किया था, उपयुक्त उदाहरणों सहित सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच विभेदन कीजिए। 2 का A किया था, लोकहित से क्या अभिप्राय है, सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन से सिद्धांतों, कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए, तो ये हमने बात की थी। और
2 का बी भी कर लिया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। बचे हुए 4 क्वेश्चन थ्योरी वाले और देख लें तो फिर ये हम लोगों का 2018 पूरा हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, स्क्रीन पे है आपके सामने। 3 का ए, हित विरोधिता से क्या तात्पर्य है? वास्तविक और संभावित हित विरोधिताओं के बीच के अंतर को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के। फर्स्ट पार्ट हित विरोधिता से तात्पर्य और सेकेंड पार्ट वास्तविक और संभावित हित विरोधिताएं, उनका अंतर। तो हित विरोधिता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 2 अलग अलग हितों के बीच में जब टकराव हो जाए। तो 2 अलग अलग हित क्या? एक व्यक्तिगत हित और दूसरा सार्वजनिक हित। भाई एक सरकारी कर्मचारी के सामने यही 2 हित हैं जिनके बीच में टकराव होगा कि पद पे रहते हुए जो आप काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपको जो सत्ता संसाधन सौंपे गए हैं, अब आपके सामने ये समस्या हो जाती है, एक दुविधा हो जाती है कि आप वहाँ सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें, और या ऐसे मौके भी आ जाते हैं कई बार कि व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दे दी जाए। तो जो हम नैतिक दुविधा की बात कर रहे थे पीछे कि अक्सर सरकारी कर्मचारियों के सामने इस तरह की समस्याएं बनती हैं कि एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, किस विकल्प को चुना जाए। एक विकल्प ऐसा होता है जो उसे फ़ायदा पहुंचाता है, दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो उसे शायद नुकसान पहुंचा दे लेकिन समाज के हित को सुनिश्चित करता है। अब दोनों हित विकल्पों में से किसे चुना जाए? तो व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित की जो नैतिक दुविधा होती है, बेसिकली हित विरोधिता का मतलब वही है। तो फर्स्ट पार्ट में हित विरोधिता का हम अर्थ बताएंगे। व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर सार्वजनिक हितों पर बल देता है, जो पेशेवर हित हैं उनको बल देता है, तभी वो ज़्यादा ईमानदारी, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाता है। तभी जो उद्देश्य हैं संगठन के और प्रशासन के, उन उद्देश्यों को पूरा करना संभव होता है। उद्देश्य आप जानते हैं, लोक कल्याण, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक न्याय, जनता का समावेशी विकास। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी चर्चा करनी है। फिर सेकेंड पार्ट है कि वास्तविक और संभावित हित विरोधिता, उदाहरण सहित। तो वास्तविक हित विरोधिता जो सामने दिख रहा है हमें कि ये टकराव, और संभावित की हो सकता है ऐसा। तो ये एक तो जो हो रहा है और दूसरा जो हो सकता है संभावित। कई सारी की स्टडी हम कर रहे थे, मंत्री जी कह रहे हैं कि वो जो हाईवे बनना है परियोजना, उनके फार्म हाउस के बाहर से उसको निकाल दिया जाए ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाएं, और वो अब आपको भी लालच दे रहे हैं कि आपकी पत्नी के नाम पे वो भूखंड खरीदवाने को तैयार हैं, पैसा देने को भी तैयार हैं। तो अब वास्तविक हित विरोधिता दिख रही है, यहाँ सामने है वास्तविक कि अब आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? अपने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दे रहे हैं आप, और या सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो आप देखिए ये सब उदाहरण तो आपको इन्हीं प्रश्नों में ही मिल जाएंगे, जो यूपीएससी के दूसरे प्रश्न हैं उन्हीं में ये सारे उदाहरण डले हुए। तो ये वास्तविक हित विरोधिता है जो हमें स्पष्ट दिख रहा है वहां कि मंत्री जी की बात को मान लिया जाए तो व्यक्तिगत हित पूरा होता है। हाँ, लेकिन सार्वजनिक हित की बलि चढ़ानी पड़ती है, पेड़ ज़्यादा काटने पड़ेंगे हमें।
सरकारी ज़मीन का यूज कम होगा, निजी लोगों की ज़्यादा ज़मीनों का अधिग्रहण करना पड़ेगा। हम वो अभी जो केस स्टडी हमने सॉल्व करी थी पीछे, आपको याद होगा। तो ये वास्तविक हित विरोधिता है, उदाहरण दे देना है और बता देना है। और संभावित हित विरोधिता तो उसी उदाहरण में उसमें ही देखें तो संभावित हित विरोधिता थी कि अगर हमने मंत्री जी की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए। हो सकता है ना भी हो, नहीं करें वो कुछ ऐसा, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। हमारा ट्रांसफर करवा दें, निलंबन करवा दें, झूठे आरोप लगा दें, समाज में, मीडिया में हमारी छवि खराब करवा दें। ये हमें आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं कि शायद ऐसा वो करें, नहीं भी कर सकते। तो ये संभावित हित विरोधिता है। और अपनी पत्नी के नाम पे हम नहीं खरीदें भूखंड और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दे दें, तो ये तो सीधा सीधा सामने दिख रही है वास्तविक हित विरोधिता। और इसके दुष्परिणाम, वो संभावनाएं हमें लग रही हैं, वैसा हो भी सकता है और शायद ना भी हो, एक आशंका है, तो वो संभावित हित विरोधिता है। तो बस देखिए, आसान सा प्रश्न है, 150 शब्द हैं, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं हैं। 150 शब्द मतलब 15-18 लाइनें। तो फर्स्ट पार्ट, हित विरोधिता क्या, व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित का टकराव, और फिर वास्तविक, उदाहरण, संभावित, उदाहरण। क्लियर है? आगे बढ़ें। 3 का बी देखिए। 3 का बी है, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप 3 गुणों को खोजते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य 2 गुण आपको समाप्त कर देंगे। वॉरेन बफे। वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, यू लुक फॉर 3 qualities: integrity, intelligence and energy. And if they do not have the first, the other 2 will kill you. Warren Buffett. What do you understand by this statement in the present day scenario? Explain. बताएगा आप में से कोई कुछ? कोई अगर कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है। हाँ जितेंद्र, कुछ बता रहे हैं क्या? अच्छा, कोई वर्तमान उदाहरण कि वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं? कोई वर्तमान उदाहरण कि जहां व्यक्ति सत्यनिष्ठ, ईमानदार नहीं है, बुद्धि खूब है, व्यक्ति लेकिन ईमानदार और सत्यनिष्ठ नहीं है, तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। हाँ, एडवर्ड स्नोडेन का, अगर वो इंटीग्रिटी फॉलो नहीं करता तो लीक नहीं के पता नहीं चलता हाँ, वर्ल्ड में, तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं।
आजकल आप देख रहे हैं साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग। सबसे अच्छा उदाहरण साइबर क्राइम है कि वो साइबर क्राइम जो लोग कर रहे हैं तो एक्सपर्ट तो होते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी के, तभी कर पाते हैं इस तरह के काम। भीम ऐप का ही देख रहे हैं, कितना सारा डाटा लीक हो गया। उसके पहले अनअकैडमी का देख रहे थे, चलो अनअकैडमी तो प्राइवेट, भीम ऐप देखे कितना सारा डाटा लीक आरोप लग रहे हैं। तो जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, दिमाग तो दिया है भगवान ने उनको, मतलब बुद्धि है और एनर्जी भी है खूब काम करने की। सब 20, 22, 25 साल, ज़्यादातर इसी एज ग्रुप के लोग हैं। यंग जनरेशन ज़्यादा कर रही है इस तरह के काम। तो बुद्धि भी है, ऊर्जा भी है, लेकिन सत्यनिष्ठा और नैतिकता नहीं है। तो स्पेशली प्रश्न में लिखा है वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने फर्स्ट डे से कहा है और रोज कहूंगा कि किताबी ज्ञान नहीं है ये सब कुछ। यहाँ व्यावहारिक चीज़ें, व्यावहारिक उदाहरणों की अपेक्षा आपसे की जाती है, वो चाहे थ्योरी वाले प्रश्न हो, चाहे केस स्टडी वाले, जुड़े वहीं से हैं। तो स्नोडेन भी बिल्कुल आपने जो उदाहरण दिया, लेकिन साइबर क्राइम आप देखें, एथिकल हैकिंग देखें, तो और आजकल की आप फिर इसमें उदाहरण भीम ऐप ही हमने कहा, तो देखिए उसका डाटा लीक। बुद्धि, बिना बुद्धि के कर पाएंगे लोग इस तरह का काम? तो आसान प्रश्न है 3। हाँ जितेंद्र, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल यही सब उदाहरण तो अपेक्षा की जा रही है। इसी तरह के उदाहरण अपेक्षा की जा रही है कि काले धन को सफेद जो बैंकों की किया, कितने सारे जो ये पैसा लेके भागे हैं नीरव मोदी, और जो बुद्धि तो थी भाई, बिना बुद्धि के भाग जाते इतना हजारों करोड़ रुपया खा के सरकार का, बैंकों का। सर वर्तमान में भी बता सकते हैं कि आत्मनिर्भरता का जो एमएसएमई को दिया गया है वो भी ऐसा कर सकते हैं, तो मतलब वो कंपनियां तो खोल देंगे उसके लिए, और वो जब नहीं, अब वो तो कर सकते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन जो हो रहा है वो बता दीजिए। अब क्या होगा या क्या नहीं वो अभी क्यों हम कहें? जो सामने हो रहा है वो बता दें, जो आगे होगा या नहीं होगा वो क्यों अभी हम दोष लगाएं किसी के ऊपर? बेचारे वो ईमानदार निकल आए तब फिर तो वहां क्यों इस तरह की आशंकाएं व्यक्त करें सरकारी योजना के बारे में कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दें, उसकी योजना को भी। जो हो रहा है वो बताएं, संभावित की क्यों बात करें, वास्तविक की ही बात कर दें यहाँ, तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल, एकदम स्पष्ट होना चाहिए सर इसमें एग्जांपल एकदम स्पष्ट होना चाहिए, किसी को आक्षेप नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, आक्षेप नहीं कर सकते। जो चीज, हाँ जो चीज अभी हुई नहीं है वो हम संभावना व्यक्त करें, क्यों करें ऐसी संभावना व्यक्त? जो हुआ है वो हमें दिख रहा है तो वो हम बात करें। हाँ विमुद्रीकरण का फिर डाटा देना होगा सर। है? विमुद्रीकरण के जो मैटर है नहीं, कोई डाटा नहीं देना है। आप इकोनॉमिक्स नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ एथिक्स लिख रहे हैं। आपको डाटा नहीं देना कि आपको इकोनॉमिक्स के डाटा उठा के यहाँ शेयर करेंगे। 150 शब्द में आंसर लिखना है, और आंसर इकोनॉमी में नहीं लिखना है, आंसर एथिक्स में लिखना है आपको। सर इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल एथिकल हैकिंग ही होगा। जैसे जामताड़ा वहाँ झारखंड में युवाओं का एक ग्रुप होता था, वो बैंक फ्रॉड करते थे बैठ करके। हाँ वही बता रहे, सबसे अच्छा उदाहरण एथिकल हैकिंग और साइबर क्राइम ही है, इसीलिए मैंने वो आपको उदाहरण दिए। कुछ साल पहले यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अभी जब और चर्चाएं होंगी आगे तो बताएंगे हम आपको। यूपीएससी ने ही प्रश्न पूछा था कि ज्ञान के बिना ईमानदारी व्यर्थ है और ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक है। टिप्पणी कीजिए कि आपके पास ज्ञान है, ईमानदारी नहीं है, तो मतलब ईमानदार हैं आप लेकिन ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे उस ईमानदारी का? तो ईमानदारी के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना ईमानदारी। आप ईमानदार हैं, ज्ञान नहीं है। कितने सारे साधु महात्मा, संत महात्मा हम ईमानदार, हमने कहा कि आज हम ढिंढोरा पीटें कि हम बहुत ईमानदार हैं। क्यों? क्योंकि बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। तो ईमानदार हैं, ज्ञान नहीं है, परिस्थिति नहीं है वैसी। लेकिन ज्ञान है और ईमानदार नहीं है तो और खतरनाक है ये। तो यही स्टेटमेंट ही था कि ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक होता है। वही देखिए ये बात दूसरी लिखी हुई है। तो ऑलरेडी ये प्रश्न पहले भी यूपीएससी ने पूछा कि ज्ञान के बिना ईमानदारी और ईमानदारी के बिना ज्ञान।
तो ये प्रश्न वही कह रहा है, ईमानदारी के बिना ज्ञान। और सबसे अच्छा उदाहरण साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, या जो ये पैसा लेके भाग रहे हैं नीरव मोदी टाइप लोग, तो ये बस उदाहरण है हमारे सामने। और समझ गए अब सारा, मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कुछ और बताने की अब ज़रूरत है इस प्रश्न में। वो सारा प्रश्न समझ गए आप, सार समझ गए उसका, कि 3 गुणों की बात हो रही है। ईमानदारी, बुद्धि, ऊर्जा, तीनों गुण जरूरी हैं बेहतर काम करने के लिए। और फिर उसमें भी सबसे जरूरी ईमानदारी है, क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं होगी तो बाकी दोनों गुण व्यर्थ हो जाएंगे। मतलब आप ईमानदारी का भी जान रहे हैं, जो अपेक्षाएं की जा रही हैं उन पर खरा उतरना, बुद्धि और ऊर्जा ये भी जान रहे हैं आप, मतलब कि एनर्जी क्या है और बुद्धि क्या है। तो तीनों गुण जरूरी होते हैं एक बेहतर जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए, संगठन के जो उद्देश्य उनकी प्राप्ति के लिए, चाहे वो निजी संगठन हो और चाहे वो लोक संगठन हो। और उन तीनों में भी ईमानदारी और जरूरी है, बिना उसके बुद्धि और ज्ञान का बहुत मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, हो रहा है हमारे देश में भी, दुनिया में भी। आप उदाहरण दिखा दीजिए। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें, 4 का ए देखिए। चार का ए है, अच्छा कार्य करने में